हेलो दोस्तों, मैं आज इम्पोर्टेंट एंट्री ऑफ जनरल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आज जनरल एंट्री का पार्ट 2 है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल एंट्री पार्ट 2, हाँ, ये पार्ट 2 है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले जनरल एंट्री का मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा आई बटन पर जो आपको दिखाई देगा उस वीडियो पर आप ज़रूर एक बार क्लिक करें और इसका भाग 1 देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो मैं आप जैसा कि ये हेडिंग मैं देकर रखा हूँ कि इम्पोर्टेंट एंट्री ऑफ जनरल, तो आज कुछ ऐसे एंट्री के बारे में, ऐसे लेखा के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं जो कि जनरल एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे के काम कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इसके आगे की बात। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, पहला जो होगा आपका, जब व्यापारी व्यापार प्रारंभ करता है उस स्थिति में लेखा कैसे किया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात यह है, जब भी कोई व्यापारी या व्यक्ति या आप जब कोई व्यापार शुरू करते हैं तो जिस वस्तु संपत्ति से व्यापार शुरू किया जाता है उस वस्तु संपत्ति के नाम को डेबिट करते हैं और पूंजी के नाम से अर्थात कैपिटल के नाम से क्रेडिट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे इसे। मोहन started business with कैश। मोहन व्यापार प्रारंभ कर रहा है। तो मोहन जब व्यापार प्रारंभ कर रहा है तो किस चीज से? कैश से। क्या चीज से? कैश से, नगद से। नगद से लेखा कर रहा है। तो जब नगद से व्यापार शुरू करेगा उस स्थिति में लेखा क्या होगा? उस स्थिति में लेखा क्या होगा? तो आइए जानते हैं कि उस स्थिति में हम लेखा क्या करेंगे। तो लेखा करने के लिए जिस चीज से व्यापार शुरू करेंगे, क्या चीज से शुरू कर रहे हैं? नगद से, यानी कैश से। तो कैश यहाँ डेबिट हो जाएगा, यानी कैश अकाउंट DR2। देखिए 2 का जब भी आप प्रयोग करेंगे जनरल एंट्री करने के समय में तो जस्ट पैराग्राफ जिस तरह से चेंज करते हैं थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। याद रखें कि यहाँ पर 2 कैपिटल अकाउंट लेखा होगा, कैपिटल अकाउंट। आप चाहें तो यहाँ पर मोहन्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, लेकिन ये साझेदारी व्यापार में ऐसा हम लिखते हैं और एकाकी व्यापार में हम सिर्फ कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति होता है व्यापार करने वाला, तो कैपिटल के साथ नाम लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। लेकिन जब हम साझेदारी व्यापार करते हैं उस स्थिति में अलग अलग 2 3 4 लोग मिलकर व्यापार करते हैं, उस स्थिति में कैपिटल के साथ व्यापारी का यानी पार्टनर का नाम भी जोड़ते हैं। तो ये याद रखना है। तीसरा लाइन जो हमारा बनेगा वो नरेशन का होगा। तीसरा लाइन क्या होगा हमारा? नरेशन का। नरेशन में बीइंग लिखेंगे, आप चाहते हैं नहीं लिखें तो नहीं लिखेंगे। ऐसे में आपको बता देना चाहता हूं कि नरेशन दिन प्रतिदिन हमारे दिन प्रतिदिन से मतलब खत्म होता जा रहा है, फिर भी मैं नरेशन बता देना चाहता हूँ। नरेशन में अर्थात अगर आप नरेशन नहीं समझ में आ रहा है कि नरेशन में क्या लिखें तो सिंपल, कुछ भी हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी प्रश्न दिया हुआ है वहां प्रश्न उतार कर लिख देंगे, यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे, ठीक है।
याद रखें, अगर यहाँ पूंजी से शुरू कर रहा है नगद कैश से, तो यहाँ पर 20,000 रुपया कैश, मान लिया जाए 20,000 कैश था, तो यहाँ पर 20,000 रुपया डेबिट हो जाएगा और 20,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लेखा पूर्ण होता है। इसी में हम दूसरा लेखा देखेंगे, दूसरा एंट्री देखेंगे कि अगर व्यापारी एक ही साथ नगद भी लेकर आता है और मशीन भी लेकर आता है और बिल्डिंग भी लेकर आता है, कुछ और भी लेकर आता है, तो वैसे स्थिति में लेखा क्या होगा, तो हम चलिए देखते हैं। मैं इसे मिटा दूं, देख लीजिए आप फिर से। मोहन व्यापार शुरू कर रहा है, क्या चीज से, कैश से, तो कैश डेबिट होगा और पूंजी के नाम से क्रेडिट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा नंबर, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मशीन एंड बिल्डिंग। इसका अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000, 25,000 एंड 1,25,000। इस प्रकार से अमाउंट दिया हुआ रहेगा, इस तरह से लेखा रहेगा। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो उस स्थिति में आपको करना कुछ नहीं, बस सिंपल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जिस वस्तु संपत्ति से शुरू करेगा व्यापार, उसी वस्तु संपत्ति के नाम को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ कैश है, कैश भी ला रहा है व्यापार शुरू करने के समय, मशीन भी लगा रहा है और बिल्डिंग भी है उसके पास, सभी का रेट भी यहाँ दिया हुआ, सभी का मूल्य भी दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैश डेबिट हो जाएगा। दूसरा है मशीन, तो मशीन भी डेबिट हो जाएगा। तीसरा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी डेबिट हो जाएगा। डेबिट डेबिट डेबिट। और 2, याद रखें ये डी आर है, पहले ये डी आर क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, अब मैं फिर से भी बता देना चाहता हूं। जब भी हम लेखा करते हैं तो जो डेबिट लाइन होता है उसके सामने हम डी आर शब्द का यूज करते हैं, और क्रेडिट लाइन में हम 2 का प्रयोग करते हैं, जो कि थोड़ा सा स्पेस छोड़कर 2 कैपिटल अकाउंट होगा। यहाँ पर अमाउंट कैसे लेखा करेंगे, तो यहाँ पर 20,000 रुपया है तो 20,000, यहाँ 25,000 है तो 25,000, यहाँ 1,25,000 है तो यहाँ 1,25,000। ये तीनों अमाउंट मिलाकर जितना भी आता है, टोटल जितना भी आता है वहाँ आपको लिखना होगा। तो तीनों अमाउंट मिलाकर 1,70,000 आ जाएगा। 25, 25, 50, 20, 70, 1,70,000, 170,000। तो यहाँ पर लिखेंगे। और जो हमारा तीसरा लाइन होगा वो नरेशन का होगा। तो नरेशन जो कि हम पहले आपको बताया, ठीक उसी प्रकार आपको प्रश्न यहाँ उतार देना है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि नरेशन कैसे लिखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप लेखा को समझिए। नरेशन तो हम पट से समझ जाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी हम चलते हैं। अब हम बैंक से रिलेटेड लेखा जानेंगे। चलिए, बैंक से पहले हम वस्तु खरीदने से जानते हैं। जब कोई व्यापारी वस्तु क्रय करता है उस स्थिति में लेखा क्या होगा। क्रय का लेखा। जब व्यापारी कोई वस्तु क्रय करता है उस स्थिति में क्या करेंगे, तो आप भी देखिए, आप भी वस्तु खरीदते हैं। तो याद रखिए, मैं पहले वाला भाग में, जनरल इंडिया के पहले वाला भाग में मैं इन सब चीजों का एक्सप्लेन कर चुका हूं, इन सब चीजों के बारे में मैं बता चुका हूं कि कौन डेबिट होता है, कौन क्रेडिट होता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूं, जो नए कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे होंगे उसके लिए फायदेमंद होगा। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि जो भी वस्तु क्रय करते हैं, आप भी कोई वस्तु क्रय करते हैं तो क्या होता है, आपके पास वो वस्तु आता है
और हम आने वाले वस्तु संपत्ति के नाम को क्या करते हैं, डेबिट करते थे। यहाँ पर हम करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि परचेज मशीन फॉर कैश, कितना, 20,000। परचेज मशीन फॉर कैश फ्रॉम राम, 20,000। तीसरा, परचेज मशीन 20,000। याद रखिए, किताब में इस तरह का लाइनें बनाकर, सेंटेंस को बनाकर आपको देता है, और मैं इसीलिए यहाँ पर ये तीनों एक साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। लेखा तीनों का एक ही प्रकार का होगा, क्योंकि ये वस्तु नगद क्रय किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, नगद किया जा रहा है। दूसरा में भी वस्तु नगद क्रय किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, नगद किया जा रहा है, लेकिन फ्रॉम कोई व्यक्ति, कोई पर्सनल व्यक्ति से, वो पर्सनल व्यक्ति राम है। लेकिन याद रखिए, जब हम वस्तु नगद खरीदते हैं तो पर्सनल व्यक्ति का अगर नाम प्रश्न में रहे तो आपको घबराना नहीं है, वहां पर व्यक्ति का नाम नहीं लेखा किया जाएगा। ये तीसरा है मशीन, परचेज मशीन, डायरेक्ट क्रय, क्रय मशीन, मशीनरी क्रय किया, तो यहाँ पर ना ही नगद खरीदा है, ना ही उधार खरीदा है, ना ही व्यक्ति का नाम है, ना ही कैश लिखा हुआ है। तो भाई क्या होगा, तो ऐसे स्थिति में वस्तु नगद क्रय किया गया माना जाता है, और इसका लेखा हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो भी क्रय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मशीन क्रय कर रहे हैं। तीनों सेंटेंस में मशीन, मशीन यानी मशीन आने वाला संपत्ति है, और आने वाले संपत्ति को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यानी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे, और अमाउंट 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। तो इस प्रकार से वस्तु क्रय से संबंधित हो गया। यहां पर ये है। अब वस्तु क्रय का लेखा, तो ठीक है, ये कैश परचेज था। ये क्या था, कैश परचेज था, याद रखिएगा, कैश परचेज। जब हम वस्तु कुछ खरीदते हैं तो उधार भी खरीदते हैं और नगद भी खरीदते हैं। तो ये तो नगद का लेखा था। अब हम वस्तु उधार का लेखा देखेंगे, तो वैसे स्थिति में क्या लेखा होगा, चलिए हम देखते हैं। अगर आपने नहीं उतारा है, छूट गया हो और हम मिटा दिए हो, तो याद रखिएगा कि आप वीडियो को पुश करके इसे आप नोट भी कर सकते हैं, और अपने हिसाब से घर में किताब अगर आपके पास है, जहां भी आप पढ़ते हैं उस किताब से देखिएगा। जो भी आपका प्रश्न रहेगा उसे बनाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिखकर आप कमेंट करें, मैं आपका जवाब दूंगा। अब बी में हमारा क्या है, क्रेडिट परचेज, उधार क्रय। उधार क्रय में क्या करेंगे, जैसे परचेज मशीन, चलिए मशीन अब नहीं लिखते, बार बार आप लोग भी सोच रहे होंगे कोई एक ही नाम याद करके आ गया भाई। तो यहाँ पर परचेज कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर फ्रॉम राम, 20,000। तो यहाँ पर कंप्यूटर खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, किस से, राम से। कंप्यूटर खरीद रहे राम से, तो यहाँ पर आने वाला संपत्ति राम है और देने वाला व्यक्ति, सॉरी, आने वाला संपत्ति कंप्यूटर है और देने वाला व्यक्ति राम है। तो आने वाले संपत्ति को हम क्या करते हैं, आने वाला संपत्ति है ये, और आने वाले संपत्ति को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। भाई डेबिट करते हैं, बार बार क्यों भूल जाते हैं। और ये राम देने वाला व्यक्ति है, कौन है, ये देने वाला व्यक्ति है, और देने वाला व्यक्ति के नाम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर लेखा क्या हो जाएगा, यानी
कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर अकाउंट DR, और देने वाला व्यक्ति कौन है? राम। याद रखिए, राम लिखकर छोड़ दिए तो सही है, अगर आपने राम लिखकर अकाउंट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपॉस्ट्रोफी से देना होगा, राम्स अकाउंट लिखना होगा, और राम्स अकाउंट लिखकर नरेशन आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसका जो अमाउंट होगा वो 20,000 और 20,000 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। नीचे अंडरलाइन जरूर। हम एक अगले जो वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाले हैं, एक फॉर्म में यानी जनरल एंट्री का जो प्रारूप होता है उसके अंदर हम बताएंगे कैसे लेखा करते, सुसज्जित ढंग से कैसे सजा कर लिखते। याद रखिए, कॉमर्स में लिखने का नंबर मिलता है भाई, लिखने का नंबर। इसमें कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, यहाँ कह सकते हो मेथड है ही नहीं भाई, सब सोच है। ये सोचने की तरीका है, कैसे आप सोचते हैं, लिखने का तरीका है ये। जब हम लेन देन करते हैं व्यापार में तो उसे कैसे हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जो कि हम एक बार जब भी पन्ना उल्टे, जब भी कंप्यूटर का पेज निकाले तो हमको एक बार में पता चले कि किस व्यक्ति के पास कितना बकाया है, किस व्यक्ति से कितना लेना है और कितना देना है, हमारे स्टॉक में क्या है, ये सारी चीजों को हम बता देंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट आपको हम बताने वाले हैं, इस स्थिति में एक क्वेश्चन और आता है कि कभी कभी होता ये है कि हम वस्तु क्रय करते हैं और 50,000 का वो संपत्ति है तो उसमें हम 50% भुगतान कर पाते हैं, या फिर 20% भुगतान कर पाते हैं, 30% भुगतान कर पाते हैं, या फिर जो भी अमाउंट भुगतान करते हैं, कुछ अमाउंट जो हमारा रेस्ट रह जाता है, तो उस स्थिति में लेखा क्या करेंगे। तो चलिए उस स्थिति में हम भी लेखा करके बता देते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल तीसरा चौथा ये 4 नंबर में हो जाएगा। जैसे परचेज बिल्डिंग फ्रॉम राम कुमार, 1,20,000 but paid cash 50%। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूँ। परसेंटेज में जब भी ऐसे बिंदु नहीं दिया करिए, ये गलत हो जाता है। परसेंटेज में ये गोल बनाया करिए, ये सही है और ये गलत है, ये सही है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था। तो इस स्थिति में लेखा क्या करेंगे, यहाँ देखिए किससे खरीदे, राम कुमार से खरीदे क्या, बिल्डिंग। तो ये तो जाहिर सी बात हो गया भाई, जो खरीदेंगे वो डेबिट होगा ही, यानी बिल्डिंग डेबिट हो गया। भाई पैसा कुछ नगद भी दिया गया है यानी कैश दिया गया है, और उधार भी खरीदा गया। किससे खरीदा गया, राम कुमार से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, राम कुमार लिख देंगे। ये तो भाई डेबिट हो गया, डेबिट कितना से हो जाएगा, 1,20,000 से, 1,20,000। यहाँ 20,000 हो गया, 50% पेड किया गया, यानी 1,00,000 का 50% यानी 60,000, कितना 60,000 भुगतान किया गया और 60,000 उधार हो गया। तो ये हमारा लेखा हो गया। इस स्थिति में इससे भी कठिन कठिन अगर एंट्री को आप सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में लगातार बने रहिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, पार्ट 3 जनरल एंट्री का, उस वीडियो में मैं नेक्स्ट जो यहाँ अभी परचेज खत्म हुआ है, सेल्स, बैंक, ये सब रिलेटेड वीडियो होगा, फिर डिस्काउंट का वीडियो होगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करिए, शेयर करिए। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो आपकी मर्जी। बाय।